Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I hope आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबने मैम को बहुत मिस करा, मैम ने भी आप सबको बहुत मिस करा, तो मैम आ गई है आपके पास एक नई वीडियो लेकर। And in this video today we will be doing what is the electric field due to n number of charges and how do we calculate that, and we will do a few numericals on that. But before that, if you still have not subscribed my YouTube channel, आप जल्दी से पहले जो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगने वाली है। एंड डू कमेंट, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना, बिकॉज दैट विल मेक मी हैप्पी एंड मोटिवेट मी कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो डालती रहूँ। Okay, now without wasting any time, let us see in the last video what did we learn, right? So in the last video, we studied the electric field and जिन जिन बच्चों ने मेरी इससे पुरानी वाली वीडियो देखी है प्लेलिस्ट की, उन सबको ये चीज पता होगी अब दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और द रीजन अराउंड द चार्ज, अराउंड द चार्ज जिस एरिया में ये चार्ज जो है वो दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्ट कर सकता है। इट इज द एरिया और रीजन अराउंड द चार्ज जिसके अंदर दिस चार्ज कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन अदर चार्जेस। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। Now, moving on to the next term that we did, which was the electric field intensity. ये क्या था? What was the electric field intensity? Electric field intensity जो थी, ये थी एक क्वांटिटी जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक एरिया है, एक रीजन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफाइन करा था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as the force experienced by a charge, by a unit charge kept at that point. That means if I have a charge over here and if I have a charge Q naught which is kept at P point, then electric field at P point due to Q charge is equal to force experienced by Q naught charge divided by the charge which is kept at the P point. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है तो मैं इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखती हूँ Q नॉट, और मैं देखती हूँ कि इस Q नॉट पर कितना फोर्स जो है वो ये Q चार्ज एक्सर्ट कर रहा है। और इस फोर्स को जब मैं डिवाइड कर देती हूँ किससे, इस Q नॉट चार्ज से, जिस चार्ज को हमने यहाँ पे रखा था, तभी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज एट पॉइंट P, at point P is equal to FQ naught by Q naught, right? This is your definition of the electric field intensity. After this, what we did, हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी जो डायरेक्शन है इट इज द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हमने नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था दैट अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स और माइनस क्यू चार्ज के लिए इट वाज रेडियली inwards. That means
the direction of electric field is like this for plus Q charge, and for minus Q charge the direction is like this. Got it? आ गया समझ सबको? यही करा था लास्ट क्लास में, जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया इसको. नाउ अब जब आपको इतना समझ आ गया है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक field intensity. We have to find the electric field intensity at a point due to n charges. Okay? जब मेरे पास n डिफरेंट चार्जेस हैं, अभी तो जो मैंने डिफाइन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक फ्यू चार्ज के लिए करा था, सिर्फ एक चार्ज के लिए करा था. बट अगर ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हैं, तो एक p पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करूंगी? दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. दिस इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो. ये समझना जो है वो हमारी मोटिवेशन है आज के लेसन की. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं. सो दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो आई हैव एन एक्स वाई जेड, यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ लेट अस से दैट आई हैव अ q1 charge which is kept over here. I have a q2 charge which is kept over here. Similarly, I have a q3 charge. Similarly, I have a q4, q5, q6, q7 and ऐसे करते करते इतने सारे चार्जेस पड़े हैं that finally I have a qn charge. Finally, I have a qn charge. So I have n number of charges. अब मैं n डिफाइन नहीं कर रही हूँ. n जो है वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30, 40 कितना भी हो सकता है ना. But I am not defining this n. I am just saying that there are some n number of charges. और उसकी वजह से मुझे इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है, इस पे मुझे फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. तो वो हम लोग क्या कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है एक चीज होती है पोजीशन वेक्टर्स, है ना. पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे पोजीशन बताते हैं, है ना. पोजीशन वेक्टर्स अपने सुने हैं 11th में. तो लेट मी ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर्स. तो जो ये q1 चार्ज है, अच्छा तो हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं समझने के लिए इनको चार्जेस को, वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा. तो मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रही हूँ चार्जेस को. आई हैव अ q1 चार्ज, आई हैव अ q2 चार्ज, अ q3 चार्ज एंड अ फ्यू मोर चार्जेस एंड qn. ओके, अब थोड़ा क्लीन बनेगा डायग्राम. तो q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1. ओके, सो r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q1. Similarly, position vector of q2 is r2, right? Similarly, the position vector, this is origin, okay. Similarly, the position vector of q3 is r3, and finally the position vector of qn is rn. Okay, now what do we do? Now we say that जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी क्यू चार्ज की वजह से, किसी क्यू चार्ज की वजह से वो क्या होती है, फोर्स जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, इसको मैं क्यू नॉट बोल देती हूँ. पी पॉइंट पे मैंने क्यू नॉट चार्ज को रखा है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. यही होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी वजह से? एक चार्ज की वजह से. अगर एक चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ क्यू नॉट बाय क्यू नॉट. फाइन. अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें तो फोर्स का एक्सप्रेशन पता है ना, हमें फोर्स का एक्सप्रेशन पता है. और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? फोर्स का एक्सप्रेशन होता है के क्यू. क्यू क्या है? जो चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्यू नॉट इज द चार्ज जिसपे फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय
the distance between the two charges square. This is the expression of the force, right? ये मेरा एफ क्यू नॉट है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बैठा है एक क्यू नॉट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/Q0. ओके, so this Q naught and this Q naught gets cancelled, and I am left with KQ by d square, right? This is my expression of the electric field due to one charge. एक चार्ज की वजह से जो मेरा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, के क्यू बाई डी स्क्वायर. And this electric field vector is in which direction? It is in the direction of the d cap vector. And what is this d cap vector? This d cap vector is the line joining the two charges, that is the Q point and the P point. उस लाइन के along जो है वो फोर्स लग रहा है, तो हम लोग उसको लिख देते हैं d cap. So this is what? This is the electric field due to one charge. तो पहले अगर हमें n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, उससे पहले हमें एक का चाहिए. अगर हम एक का निकालेंगे और फिर हम उसको ऐसे सब चार्जेस के लिए लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू चार्ज एट point P is equal to KQ by D square D cap. This is my electric field intensity due to a Q charge. एक चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है. अब हम लोग अपनी डायग्राम में देखेंगे. एवरीवन विल लुक एट द डायग्राम. अब हमें क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन में डी स्क्वायर बैठा है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज जहां पे मेरा चार्ज रखा है, जहां से जिसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और जो पी पॉइंट जहां पर कैलकुलेट करनी है उसके बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए. तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो Q1 पॉइंट है, अगर मैं इस Q1 चार्ज को P से कनेक्ट करूं तो ये वेक्टर हो जाएगा R1P. ये वेक्टर क्या है, R1P. और ये वेक्टर क्या कर रहा है, ये वेक्टर ज्वाइन कर रहा है जिस पॉइंट पर Q1 चार्ज रखा है और P पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, और P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. यहाँ तक सबको समझ आ गया? चलो अच्छी बात है. अब जो ये Q2 चार्ज पड़ा है, हमने Q2 चार्ज बिल्कुल ही लाइन पे बना दिया है, तो Q2 चार्ज को अगर मैं P पॉइंट से कनेक्ट करूं, इस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं R2P. इस वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R2P. सिमिलरली अगर मैं Q3 पॉइंट को P से कनेक्ट करूं तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं R3P. और Qn को अगर मैं P से कनेक्ट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा RNP. ये वेक्टर क्या है, RNP. ओके, तो अब मेरे साथ साथ सब लोग ये चीज बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज, एक Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मैं उसको बोल दूं E1 तो ये हो जाएगा K. चार्ज है Q1, देखो इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं. तो K किस चार्ज की वजह से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q1 की वजह से देख रहे हैं, तो K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. और डिस्टेंस क्या है, R1P. ये जो वेक्टर है ये मुझे डिस्टेंस बता रहा है ना, R1P. तो KQ1 बाय R1P का होल स्क्वायर. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, R1P वेक्टर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है ना. यूनिट वेक्टर क्यों लिया है,
क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, हमें इसके मैग्नीट्यूड को नहीं मल्टीप्लाई करना है, but this unit vector actually represents the direction of the electric field. It represents the direction of the electric field. तो ये जो E1 है ये इस R1P के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ये जो R1P वेक्टर है ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली अगर मैं चार्ज 2 की वजह से देखूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to Q2 charge at point P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, KQ2 by mod of R2P square into R2P क्या, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट P। एट पॉइंट P आपको पॉइंट बताना है कि आप किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ सिमिलरली आप E3 कैसे लिखोगे, E3 विल बी KQ3 डिवाइडेड बाय R3P mod square into R3P कैप। और ऐसे ही आप nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, KQN डिवाइडेड बाय RNP का स्क्वायर इंटू RNP कैप। ऐसे ही लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, R2P के अलोंग होगी E2, R3P के अलोंग होगी E3 और Rn के अलोंग होगी En। ऐसे करके आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के एक्सप्रेशन लिखे हैं E1, E2, E3 till En। नाउ if I want to find the resultant electric field intensity at point P due to n charges, ठीक है। resultant electric field intensity at point P due to Q1, Q2 and till Qn charges, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको E नेट बोल दूं तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 till En, ठीक है। सो दिस विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो अब जब मैं E1, E2, E3, En इन सबके एक्सप्रेशंस को यहां पर पुट करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर K आ जाएगा, Q1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1P mod square and this is what, this is in the direction of R1P cap। ऐसे ही लिखा था हमने एक्सप्रेशन, प्लस KQ2 upon R2P mod square and this is in the direction R2P cap, and we have this till the nth charge which is KQN divided by RNP mod square RNP cap, ठीक है। यहां तक आ गया सबको समझ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं that this is a summation, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी टर्म्स को लिखने के बजाय हम लोग इसको लिख सकते हैं that there is a summation for I is equal to 1 to n, ठीक है। 1 से लेके n तक आपका I जो है वो जा रहा है, there is a k QI divided by RIP mod square and I have a RIP cap. This is my net electric field at point P due to n number of charges, ठीक है। तो अब जो समझदार बच्चे होंगे वो इसको एक क्लाउड में रख लेंगे
क्योंकि दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इतना मैं लिख देती हूँ, I इज इक्वल टू 1 KQI डिवाइडेड बाय मॉड RIP²। क्या मैं अपने R कैप IP को R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ IP वेक्टर लिख सकती हूँ? कैन आई राइट दिस? हाँ, कैन आई राइट दिस? आई कैन राइट दिस, है ना, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हूँ तभी तो मुझे यूनिट वेक्टर मिलता है। तो मैं यहाँ पे जो ये RI कैप लिखा है उसको इससे रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा RIP डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ RIP। और ये भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे पावर है 1, तो दे विल ऐड, द पावर्स विल ऐड, और यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ RIP का क्यूब। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ RIP क्यूब, एंड देन आई विल हैव अ RIP वेक्टर ओवर हियर। और जो समझदार बच्चे हैं अब वो इसको भी क्या करेंगे, क्लाउड में डाल देंगे, क्योंकि ये भी जो है एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट अ पॉइंट ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। जब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आप सबने आपको सबको ये डाउट होगा कि ये RIP फाइंड कैसे करना है, व्हाट इज दिस RIP? ये जो आप मैम यहाँ पे लिख रहे हो ये बार बार RIP, इसको निकालेंगे कैसे? तो RIP हम लोग निकालेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ डू यू कैलकुलेट द RIP वेक्टर? तो RIP वेक्टर इज नथिंग बट इट इज RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर। और ये RP और RI क्या है, RP is nothing but the position vector of point P, and RI is the position vector of charge QI। ओके, तो QI चार्ज का पोजिशन वेक्टर है RI, और पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P is RP। So this is my final expression for the electric field intensity at a point due to n number of charges। Okay, I hope आप सबको इतना समझ आ गया हो। Now what do we do? Let's take a small numerical। ठीक है, एक small numerical लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। सो आप इसको एक न्यूमेरिकल मान सकते हैं और इसको एक एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। सो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जिनका मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ओके, सो Q1 का मैग्नीट्यूड इज 2 into 10 raised to power -8 coulomb, and Q2 का magnitude is -2 into 10 raised to power -8 coulomb. So Q1 is positively charged, Q2 is negatively charged, and they are kept 0.4 meters apart. The distance between Q1 and Q2 is 0.4 meter. It is given to me like this. Calculate the electric field at the center of the line joining these two charges. Okay. Now, what do we have to do? We have to calculate the electric field intensity at the center of the line joining Q1
and Q2. ठीक है? So this is your question. Let us see how we will do this. Okay? So let me join the two charges with a line. तो मैंने जो है दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर लिया है. इसके सेंटर को मैं बोल देती हूँ P पॉइंट एंड आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P. And this will be what? This will be the sum of the electric field intensity due to Q1 charge and the electric field intensity due to Q2 charge. यही पढ़ा था ना हमने. अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि दोनों जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है P पॉइंट पर वो क्या होगी. तो अब देखेंगे Q1. Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है और Q2 एक नेगेटिव चार्ज है. अगर मैं P पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखती हूँ, अगर मैं P पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगी तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, है ना. सो दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू Q1 चार्ज इज लाइक दिस. क्यों है इस तरीके से? क्योंकि P पॉइंट पर अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखती हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर रखूंगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? इट विल बी अवे. इट विल बी away from the Q1 charge. Q1 charge will try to repel the test charge and the direction will be outwards. Okay? It will be away from the Q1 charge. Similarly, Q2 is a negative charge, right? अगर Q2 एक negative charge है तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो क्या करेगा? अपने पास पुल करेगा, उसको खींचेगा अपने पास. तो क्या करेगा? अपनी तरफ एक्सर्ट करेगा फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज. ठीक है? So electric field due to Q1 charge and the electric field due to Q2 charge are in the same direction. If the electric field intensity vectors are in the same direction, I can use the algebraic method of adding them. मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकती हूँ. When two vectors are in the same direction, तो मैं डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड्स का सम कर सकती हूँ, है ना. And that will give me the net electric field at that point. Now, what is the value of electric field due to Q1 and what is the value of the electric field due to Q2? Let us find the magnitude of electric field due to Q1. ठीक है? So this will be what? This will be K Q1 divided by कितने डिस्टेंस पे देख रही हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 की वजह से. तो ये अगर मिड पॉइंट पर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर्स. तो मैं Q1 से कितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रही हूँ? 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे देख रही हूँ. तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.2 होल स्क्वायर. ओके. Similarly, the electric field intensity due to Q2 charge will be what? It will be K Q2 divided by 0.2 होल स्क्वायर. क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है? 0.2 मीटर्स है. ओके, गॉट इट. अब आप देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड और Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, राइट. सो K is 9 into 10 raised to power 9. Q1 is 2 into 10 raised to power minus 8 and we have 4 into 10 raised to power minus 2. Similarly, ये पूरा का पूरा भी सेम आएगा जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है. आप देखोगे सेम आएगा. अब आप पूछोगे कि मैम ने यहाँ पे Q2 में नेगेटिव क्यों नहीं डाला? जब मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखूंगी 9 into 10 raised to power 9, चार्ज में मैं लिख रही हूँ 2 into 10 raised to power 8, 10 raised to power minus 8 and 4 into 10 raised to power minus 2. हम बच्चे पूछेंगे मैम Q2 चार्ज तो नेगेटिव है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं डाला? मैम Q2 तो नेगेटिव है ना.
तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं रखा? तो मैम बोलेगी कि बताओ, देखो बच्चों क्या है कि आपको पता है कि जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द Q2 चार्ज है। तो क्योंकि जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को मैं पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए यूज कर चुकी हूँ, तो क्या मुझे दोबारा उस नेगेटिव साइन को यहाँ पर पुट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त? नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा से सुनो, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन जो है Q2 चार्ज का वो पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए यूज कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए मैंने पहले ही उस नेगेटिव चार्ज जो है उसको यूज कर लिया था, नेगेटिव साइन को। तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से नेगेटिव साइन को डालने की जरूरत है? तो आंसर विल बी नो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन नहीं डालना, क्योंकि मैं पहले ही उस नेगेटिव साइन को यूज कर चुकी हूँ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए। गॉट इट? आया समझ? दोबारा से सुनना है। नेगेटिव साइन जो है Q2 चार्ज पर, उसको मैं यूज कर चुकी हूँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए। इसीलिए हमने उस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में नहीं डाला है। अब तो पक्का आ गया होगा समझ, है ना? चलो अब देखेंगे हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। दैट इज 4.5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb, and this is also 4.5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb। अब जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ, है ना? डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकती हूँ। सो दैट विल बी 4.5 into 10 raised to power 3 plus 4.5 into 10 raised to power 3, and this is 9 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb। This is my net electric field at point P। ये क्या है मेरा? This is the net electric field at point P। आया सबको समझ कैसे करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को हम लोग पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लेंगे, तो उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में नहीं डालना है। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेनी है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उनको ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, और वो हमें फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर दे देगा। गॉट इट? चलो अब अगर सबको इतना समझ आ गया है तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दिस इज ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है? आई हैव अ स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है ए, तो मैं लिख देती हूँ आई हैव अ स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड है ए। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है? इस तरीके से मेरे पास चार्जेस रखे हैं। एंड द क्वेश्चन इज calculate the resultant electric field intensity at the center
ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो आपको स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, एक साफ सा सुंदर सा। आप जब अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपने जो डायग्राम्स है उनको इतना नीट बनाने की कोशिश करिए। कई बार पता है क्या होता है, हम लोग इतना गंदा डायग्राम बनाते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने डायग्राम में बनाया क्या था। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, ऑलवेज मेक अ वेरी नीट डायग्राम, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये पॉइंट क्या हो गया, मेरा पी पॉइंट हो गया। हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो ये मेरा हो गया एक डायगोनल और ये मेरा बन गया है दूसरा डायगोनल, ठीक है। सो दो डायगोनल्स आ गए मेरे पास। अब अगला स्टेप क्या बोला था मैम ने? मैम ने कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट डू यू हैव टू सी। सबसे पहले आपको हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है। सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस को ड्रॉ करेंगे डायग्राम के अंदर। गॉट इट? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि ये मेरा पी पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज। अब मैं इस चार्ज को 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ, इसको बोल देती हूँ 3 और इसको बोल देती हूँ 4, ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। अब 1 चार्ज को देखेंगे सब बच्चे। अब जो 1 चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, तो वो पी पॉइंट को क्या करेगा, पुश करेगा अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन विल बी दिस ड्यू टू E1। लेट मी कॉल दिस E1, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, E1 बोल रही हूँ। सिमिलरली अब सारे बच्चे 2 चार्ज को देखेंगे। 2 चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज, तो वो क्या करेगा, वो भी पॉइंट P को, अगर P पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो उसको रिपेल करेगा, पुश इट अवे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज। अब सारे बच्चे थर्ड चार्ज को देखेंगे। थर्ड चार्ज इज अ नेगेटिव चार्ज, so let me take another pen. Third charge is a negative charge, so it will attract the positive test charge and the electric field direction will be like this. Similarly, अब जब सारे बच्चे फोर्थ चार्ज को देखेंगे तो वो जो फोर्थ चार्ज है वो क्या है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस। ओके, सो नाउ आई हैव E1, E2, E3 एंड E4। मैंने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो चार चार्जेस थे उनकी वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो मैंने क्या कर ली है, वो मैंने कर ली है ड्रॉ। नाउ आई जस्ट हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। ये करना है मुझे। तो मुझे क्या करना है, मुझे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रिजल्टेंट जो है वो निकालना है, ठीक है। अब जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि मैम देखो, आपका जो ना E1 और E3 है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, है ना। जब आपका E1 और E3 है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं वो तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और फिर एक और समझदार बच्चे ने बोला कि मैम देखो, जो आपका E2 और E4 है ना वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो वो भी सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या बात है, ये तो मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे मेरे समझदार बच्चे, ये तो पहले से ही इनको सब कुछ आता है। तो मेरे पास E1 और E3 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और E2 और E4 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। और इन दोनों से जो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड्स आएंगे, इनका मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग है। E1 और E3 को अगर मैं ऐड करूंगी तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो तो E1 और E3 का डायरेक्शन ही रहेगा। और जो E2 और E4 को ऐड करूंगी तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो भी E2 और E4 की डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जो वो दोनों रिजल्टेंट्स हैं उनका तो डायरेक्शन अलग है ना, उनका तो डायरेक्शन अलग होगा। तो इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेक्टर सम यूज करके रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से ना पहले E1, E2, E3, E4 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो अब बच्चे कहेंगे मैम देखो E1 जो है वो क्या है, K, चार्ज वहां पे रखा है Q, और डिस्टेंस क्या होगा उसका। अब मैम को बच्चों ने बताया कि मैम हमें पता है कि जो साइड है चार्ज का, जो साइड है स्क्वायर का वो A है ना। और मैम ने कहा, और बच्चों ने कहा कि मैम जो डायगोनल है स्क्वायर का वो तो A√2 होता है, तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था कि जो डायगोनल है वो A√2 होता है। और P पॉइंट तो डायगोनल के मिड पॉइंट पे बैठा है, तो इसका मतलब Q चार्ज से P पॉइंट कितना दूर है, A/√2/2 दूर है। तो यानी कि ये आ गया A/√2। क्या आ गया मेरे पास, A/√2। दिस इज द डिस्टेंस, Q पॉइंट का डिस्टेंस P पॉइंट से है A/√2। तो Q पॉइंट P पॉइंट से A/√2 डिस्टेंस दूर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर बैठा होता है। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और मेरे पास आ जाएगा 2KQ/A। गॉट इट, आ गया सब बच्चों को समझ। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फर्स्ट चार्ज की वजह से, अब फिर ना मैम ने E2, E3, E4 ऐसे ना सारे कैलकुलेट करने जा रही थी, पर ना किसी समझदार बच्चे ने मैम को रोका। उसने बच्चे ने मैम को बोला कि मैम देखो ये तो क्या कर रहे हो आप, ये जो आप तो E2, E3, E4 सारे एक एक करके निकालोगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो सीधा ही लिख सकता हूँ कि ये जो E1 है ये E2 के बराबर है, और ये E3 के भी बराबर है, और ये E4 के भी बराबर है। मैम ने पूछा आपने ये कैसे लिख लिया, ऐसे तो नहीं, ऐसे कैसे लिख लिया आपने। तो उसने मैम को बताया कि मैम देखो जो आपके चार्जेस हैं जो कॉर्नर्स में पड़े हैं उन सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने कहा कि हाँ सबका तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन अलग है, तो नेगेटिव चार्ज का मैं क्या करूंगी। तो बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आपने ही तो बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने डायरेक्शन निकालने के लिए पहले ही यूज कर लिया था, तो वो नेगेटिव चार्ज तो हमें नहीं कंसिडर करना। तो अगर हमें नेगेटिव चार्ज नहीं कंसिडर करना तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जो चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस बैठे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो डिस्टेंस। तो बच्चे ने बोला मैम देखो अगर सेंटर ऑफ द क्यूब पे बैठा है पी पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द क्यूब है, अगर सेंटर ऑफ द क्यूब है तो उस पी पॉइंट का डिस्टेंस चारों चार्जेस से बराबर है। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा। तो मैम ने कहा कि हाँ फिर तो चारों जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास E1 आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया और E4 आ गया, और चारों का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 2KQ/A² आ गया। ठीक है, तो आपको चारों कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी। ओके, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मैं बोल देती हूँ ई। ठीक है, इसको मैं नेम दे देती हूँ ई, कि मैं E1, E2, E3, E4 को ई बोलूंगी। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि E1 और E3 तो सेम डायरेक्शन में है, तो वो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड ई है, तो इसका रिजल्टेंट विल बी 2E। सिमिलरली E2 और E4 भी सेम डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट विल बी 2E। अब जो ये E1 और E3 का रिजल्टेंट आया है और जो ये रिजल्टेंट आया है, ये दोनों किस डायरेक्शन में है, एक रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में और एक रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, और मुझे इन दोनों का वेक्टर सम करना है। तो अब वेक्टर सम के लिए अगर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, अगर मुझे ए और बी का वेक्टर सम करना होता है, अगर दिस इज इक्वल टू आर, तो ये आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा
where theta is the angle between A and B. तो A और B के बीच का एंगल जो होता है वो होता है थीटा। तो अब जो A है यहाँ पर, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2e है, और B जो है वो भी 2e है। तो आई हैव 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e इंटू 2e एंड cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, द एंगल इज 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0, और मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2e। ठीक है, ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को पुट कर दूंगी जो मैंने पहले ही फाइंड करके रखा है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई विल हैव 2√2 इंटू 2kq/a²। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी द आंसर विल बी 4√2kq/a²। ठीक है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मेरे पास, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, that is equal to what, 4√2kq/a²। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हम लोग और एक चीज कर सकते थे। हम अब हमें ना क्वेश्चन में पूछा गया है दैट if a charge capital Q is kept at point P, find the force experienced by charge capital Q due to 4 charges। जो ये 4 चार्जेस हैं उसकी वजह से जो फोर्स है P पॉइंट पर उसको भी कैलकुलेट करो अगर आपने P पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज को रखा है। तो अब हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है फोर्स जो कि टेस्ट चार्ज पर है divided by Q0 which is the test charge kept at the P point। अब हमने पॉइंट P पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q रखा है। जो हमने टेस्ट चार्ज है अगर वो कैपिटल Q रखा है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कैपिटल Q चार्ज divided by the Q charge, not Q0 charge but Q charge divided by Q charge। So from here I can find the force experienced by the Q charge which is equal to Q times the electric field at the point P। And what was the electric field at point P? It was 4√2 kq/a²। यही थी ना। तो मतलब जो मेरा फोर्स आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी 4√2 kq/a² and I will have a capital Q in the multiplication। So this is what? This is the force experienced by charge Q due to the 4 charges which are kept at the corners of a square, okay, of a square। Now अब हम क्या करेंगे, हम फोर्स का डायरेक्शन भी तो बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमें पता है कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रहा था, वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, है ना। क्योंकि मुझे पता है
कि क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी कि जो मेरा नेट रिजल्टेंट होगा, वो जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यानी कि वो इससे भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और इससे भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, जो मैंने ये डायरेक्शन अच्छे से डार्क कर दी है, this is the direction of my net electric field at point P, and this is also the direction of the force अगर Q चार्ज जो है वो P पॉइंट पर रखा है। So what is the direction? The direction is which I have drawn this direction. Okay. This is the direction of both the electric field and the force experienced by the capital Q charge जो हमने पॉइंट P पर रखा है। ओके, चलो, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। सो आई गेस ये वाली क्लास थोड़ी सी हो गई है लेंथी, but okay, so yeah. So in the next class, we will be doing a few more numericals on the electric field intensity. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस रखे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, हम लोग अगली क्लास में या फिर अगली वीडियो में ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक द वे आई टीच, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना। If you have any doubts, you can ask me in the comment section. And अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जानते हो किसी एक ऐसे फ्रेंड को जिसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प जरूर करिए। प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स and keep supporting me. Thank you so much everyone for watching this video. I'll see you guys in the next video. So bye bye till then. Thank you so much.